हेडिंग हो गया है ना। अब ध्यान से देखो, ये टॉपिक बहुत लेंथी होने वाला है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे बनता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स पे। इसके टाइप्स ये दो प्रकार के होते हैं, तो हमें इसलिए समय लगेगा क्योंकि हमें इसके टाइप्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। अब वो आज ही के लेक्चर में, एक ही लेक्चर में सारा निपटा देंगे। फिर उसके बाद इसमें आएगा कैलकुलेशन। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेशंस को हमें डिराइव करना होता है। होता कुछ भी नहीं है, वो वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताता है बस, उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए। और लास्ट में यूज होता है एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें एक टॉपिक के अंदर पढ़नी है। ये टॉपिक मैं शुरू से बोल रहा था, अल्टरनेटिंग करंट में दो ही टॉपिक सबसे मेन है, एक एलसीआर सर्किट वाला और एक है ट्रांसफार्मर वाला। दोनों ही टॉपिक आपको रैपिडली हर साल लगभग मिलता जाएगा, या तो एक साल एलसीआर तो एक साल ट्रांसफार्मर। ये कितने नंबर का टॉपिक है? इतना लेंथी टॉपिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 नंबर का टॉपिक है आपका बोर्ड में। अब ये बोर्ड में 5 नंबर का हो ना हो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत आएगा। इसके बाद जो तुम एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे, सीवीटी का दोगे या कहीं पे भी दोगे, पॉलिटेक्निक वगैरह, पॉलिटेक्निक तो हटाई दो, पॉलिटेक्निक का लेवल तो बहुत नीचे है, आईआईटी वगैरह दोगे बीटेक के लिए, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है। तो ध्यान से सुनना। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा भी टॉपिक है जो कि बुक में आने से पहले तुम्हारे नॉलेज में पहले से भी था। कोई ऐसा है तुम में से जिसने ट्रांसफार्मर कभी सुना ही ना हो या ट्रांसफार्मर कभी देखा ही ना हो? पता है ना ट्रांसफार्मर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो। देखो, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें वो तुम्हें पहले से पता है, बट उसको फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स के शब्दावली में कैसे कन्वर्ट करना वो काम मेरा है। तो बताओ, अपने गैस से तुक्का ही मारो, बट बताओ ट्रांसफार्मर आखिर करता क्या होगा? बताओ। सबको पता है, सबके गली मोहल्ले में, सोसाइटी में ट्रांसफार्मर लगा है। क्या करता होगा ट्रांसफार्मर? अधिक वोल्टेज को कम करता है। चलो ठीक है, एक आंसर आया। और कोई? कम को अधिक करता है, ठीक है। और कोई? एक ने तो बता दिया। और कोई आइडिया लगा सकता है या तुक्का भी मारो? ट्रांसफार्मर करता क्या होगा? ठीक है, उसके अलावा भी कुछ करता है ट्रांसफार्मर? ठीक है, सही का जो भी बताया सही बताया। देखो, ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? ट्रांसफार्मर का मेन काम है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? अल्टरनेटिंग करंट बोल लो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलो, प्रत्यावर्ती धारा बोलो या प्रत्यावर्ती विभव बोलो। नॉर्मली हम डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं तो वोल्टेज की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, या फिर एक और वर्ड होता है इसके लिए यूज, नियंत्रित करना, जिसको कहते हैं रेगुलेट करना। रेगुलेट या कंट्रोल करने का मतलब है हमें जब जैसे की जरूरत है वो ऑटोमेटिक वैसा बन जाएगा। ठीक है, हालांकि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। मैंने बीच बीच में तुम्हें ये सब बताता भी रहा हूँ जब मैंने पढ़ाया है। अब ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट ये टॉपिक लिखवा के तो नहीं, बट बीच बीच में शायद मैंने डिस्कस किया है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप मतलब जो बढ़ाता है, और एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर पावर हाउस को लो वोल्टेज आ रहा हो तो स्टेप अप क्या करने की कोशिश करेगा? उसकी वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? अगर पावर हाउस से जरूरत से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो वो उसकी सप्लाई को क्या करेगा? थोड़ा सा डाउन करेगा। तो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा, कैसे स्टेप अप बनता है, कैसे स्टेप डाउन बनता है। ठीक है, मेन काम क्या समझ गए? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? अब ये जो लिखने वाले काम है मैं तुम्हें बस मुँह से बता दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लिख लेंगे सारी चीज़ें। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति या मशीन, जिसका काम वोल्टेज को, जिसका काम प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोल लो, प्रत्यावर्ती धारा बोल लो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोल लो, इसको क्या करता है? ये कम या ज़्यादा करता है। तो कम या ज़्यादा के लिए एक सिंपल सा वर्ड क्या हो सकता है? कंट्रोल करता है, या इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित
करता है। अभी डिटेल में मैं जब लिखवाऊंगा तब लिखूंगा, अभी बस बेसिक्स तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक चीज़ तो पता है तुम्हें ट्रांसफार्मर के बारे में, और क्या पता है ट्रांसफार्मर के बारे में बताना ज़रा। जैसे कि अगर मैं पूछूं सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत पे तो चलो बाद में आता हूँ, सिद्धांत तो तुम अचानक इस पर नहीं पहुँच जाओगे। बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ पहले मैं, ये सिद्धांत इसके बाद आ जाऊँगा। बेसिक चीज़ों के बारे का मतलब है कि और तुम्हें क्या पता है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ का बना है, कैसा दिखने में होता है, तो इसको बोलते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। बताओ ट्रांसफार्मर की रचना, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? अगर तुमने देखा है तो ट्रांसफार्मर किस धातु का बना होगा? लोहे का। चलो ठीक है, मान लिया ट्रांसफार्मर लोहे का बना है। और क्या पता है आपको ट्रांसफार्मर के बारे में? उसमें तेल डाला जाता है। चलो ठीक है, तेल भी डाला जाता है। और कौन सा तेल? पेट्रोल डालते हैं। अच्छा, किरासन तेल, किरासन तेल मतलब मिट्टी तेल, ठीक है, केरोसिन ऑयल। अच्छा ठीक है, और क्या होता है? 3 फेज होते हैं, उसमें एक तो न्यूट्रल होता है और बाकी 2 होता है फेज, ठीक है। और क्या पता है ट्रांसफार्मर के बारे में? कॉपर का रहता है। क्या? ट्रांसफार्मर तो लोहे का रहता है, तो उसमें क्या कॉपर का रहता है? उसमें जो ये तार लपेटी हुई है कॉइल, चलो वो किसका बोला? कॉपर का बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही बता रहे हो तुम, आधा सही बता रहे हो आधा गलत। मैं बस तुम्हारा इनपुट ले रहा हूँ कि तुम्हें, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है, जो चीज़ तुम बचपन से देख रहे हो। पहले तो मुझे याद है कि मैं जब भी गर्मी की छुट्टी में यूपी आता था बलिया, तो गांव का ट्रांसफार्मर ही उड़ा रहता था। एक हफ्ते पंखा नहीं लिया तब तक ट्रांसफार्मर, आप बैठ के 3 दिन वेट करो बिजली विभाग में, तब आता था गाड़ी। उसके बाद पूरा गांव, उस समय तो जेसीबी भी नहीं आती थी हमारे गांव में, पूरा गांव फिर चढ़ाता था ट्रांसफार्मर को रस्सी पे पकड़ के, ठीक है। किया तुम लोगों ने काम? अब तो जेसीबी आ जाती है, रस्सी पकड़ के खींच करके ये काम हम करते थे। एक दिन के अंदर अब ज़्यादा दिन लाइट नहीं। हाँ, अब पहले तो 2-3 दिन लग जाता था। ट्रांसफार्मर कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जिसके लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा, वो तो कहीं पे भी दिख जाएगा तुम्हें। तो देखो मैं क्या क्या पूछा था, सिद्धांत पे बाद में आता हूँ। रचना, किस चीज़ का बनता है ट्रांसफार्मर? तो ये बनता है लोहे का, ठीक है, सही है, लोहे का। बट वो नॉर्मल लोहा नहीं होता है, उस लोहे को कहते हैं नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन कोर। नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर। और नर्म लोहे भी कैसा? ये नर्म लोहा भी कैसा होता है? जैसे बोल रहे हो ना कि आप खोखला पूरा एक डब्बा होता है और उसमें हम तेल वगैरह या उसमें जो भी अंदर फंक्शनिंग होता है, वो डब्बा नहीं होता है, और ना ही वो इतना मोटा कोई लोहा होता है। और लोहा ना प्लेट के रूप में रहता है, पटलित। जैसे वो देखा है तुमने स्टेपलर की पिन, यहाँ पड़ा भी होगा शायद स्टेपलर, हाँ यहाँ पे पिन, हाँ यह है तो पिन, स्टेपलर की पिन देखा है? तो स्टेपलर की पिन अगर आप दूर से देखोगे, दूर से, ये आपको स्टेपलर की पिन आपको दूर से दिख रही है, दिख भी नहीं रही होगी किसी किसी को, तो स्टेपलर की पिन है। तो दूर से देखने पे नहीं पता चलता है कि इसमें बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है, नहीं पता चल रहा है ना। जबकि हम स्टेपलर यूज करते हैं तो पता है कि एक एक उसमें कम से कम 50 या 100 वो रहते हैं, पिंस निकलते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को आप नॉर्मली देखोगे ना, नहीं पता चलेगा, ठीक है, आपको लगेगा लोहे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बट ऐसा है नहीं। ट्रांसफार्मर में ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखे हुए रहते हैं, ठीक है। लोहे के ही हैं, नर्म लोहा कहेंगे इसे, सॉफ्ट आयरन। तो नर्म लोहे के पतले पतले लेयर लगे हुए हैं जिसके ऊपर चिपके हुए हैं। ट्रांसफार्मर है किसी के पास अभी? ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं लेके आता, वरना है पड़ा हुआ, मैं भी लेके आता हूँ ट्रांसफार्मर को। एक सेकंड रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ट्रांसफार्मर लेके आता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर कहीं और नहीं, तुम्हें वही नहीं, तुम मोबाइल का चार्जर तोड़ोगे ना, कभी पुराना चार्जर तोड़ना, छोटा सा ट्रांसफार्मर के बिना चार्जर बन ही नहीं सकता है। जब सिलेबस का लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर, उसमें बताऊंगा चार्जर के बारे में, चार्जर काम कैसे करता है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपके हर एक मशीन के अंदर छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा, ओके। स्टेबलाइजर में तो अच्छा खासा मिल जाता है, हैवी वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं ट्रांसफार्मर लेके आता हूँ। देखो ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये तो फिजिक्स की लैब से मैं लेकर के आया था अपने। आपको किसी भी मशीन के अंदर मिलेगा, बट इतना हैवी भी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे। बड़ा मशीन होगा तो इससे बड़ा भी मिल सकता है,
और सबसे बड़ा तो तुम्हारे कॉलोनी में या गांव में लगा ही होगा। ट्रांसफार्मर देखोगे ना, देखो अब समझ में आ रहा है, अगर ढंग से देख पा रहे हो स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर का, क्योंकि छोटा ट्रांसफार्मर कभी इतने ध्यान से देखा नहीं होगा। ये जो लेयर है, ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, ये तो उसके ऊपर कवर चढ़ाया गया है। इस कवर को अगर मैं हटाता हूं, जो कि मैं हटाना चाहूंगा नहीं और निकलेगा भी नहीं क्योंकि एकदम अच्छे से ये पैक है, तो हटाऊंगा तो ये ऐसे पतले पतले ना लोहे के तुम्हें वो दिखेंगे, सीट्स। इसे कहते हैं पटलित लोह क्रोड, मतलब प्लेट की तरह है, पतले पतले। तुम अगर यहाँ से थोड़ा सा देखना भी चाहो तो दिख सकता है, अगर हाथ में तुम लूंगा भी तो पतले पतले बहुत सारे लोह क्रोड्स हैं। और बीच में क्या है, फिर वायर है, तांबे का तार है, लपेटा हुआ है। और तांबे के तार देखो, एक दो साइड से निकल रहे हैं, एक ये रह रहा है, एक ये रह रहा है। तो एक को कहेंगे इनपुट और एक को कहेंगे आउटपुट। अब ये तार को किसको इनपुट देना है, किसको आउटपुट देना है, किसके कितने तार के फेरे लपेटे हुए हैं, उस पर डिसाइड करता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखो, ट्रांसफार्मर में नॉर्मल लोहे का प्लेट नहीं लगा रहता है, जो प्लेट होता है वो लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड मतलब पटलित, एक के ऊपर लेयर्स लगी रहती हैं, जैसे कि ब्रेड का पैकेट नहीं आता है, लेयर लगी रहती हैं। तो ये क्या हो गया, पटलित, इसको हिंदी में कहते हैं पटलित लोह क्रोड। ये वर्ड याद रखना, लोह क्रोड। और ये लोहा भी कैसा लोहा होता है, ये सॉफ्ट वाला लोहा होता है, नर्म। अब इसके क्या रीजन है मैं बताऊंगा आगे, इससे भंवरधारा वगैरह कम होती है। पटलित लोह क्रोड इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पटलित को इंग्लिश में कहते हैं लैमिनेटेड। लैमिनेटेड, नर्म लोहे को कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, बट मैंने वहाँ नर्म लिखा नहीं है। तो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन वैसे तो होता है, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आयरन। और क्रोड की स्पेलिंग जो तुम्हें क्रोड आ रहा होगा वो नहीं होती, कोर लिखते हैं हम इंग्लिश में इसको। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की बनी रहती है, ठीक है। पटलित नर्म लोहे की बनी होती है ये क्रोड, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर में देख रहे हो दो कुंडलियां हैं। कुंडली किसे कहते हैं, तार जब लपेट दिया जाता है एक साथ तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, ये कुंडली है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है दो वायरिंग है, एक आपको रेड दिख रहा होगा, एक येलो दिख रहा होगा, अलग अलग में, किसी में ग्रीन, किसी में ब्लैक होता है, किसी में रेड, किसी में येलो होता है। तो आपको ऐसे दिख रही है वायरिंग। तो एक जो वायरिंग है ये जाएगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स पे, ठीक है, मतलब तुम्हारे स्विच बोर्ड में, और एक जाएगा तुम्हारी मशीन की तरफ, ठीक है। अब कौन सा कहाँ जाएगा वो डिसाइड होगा कि तुम्हें क्या चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कम चाहिए। तो उसमें दो होंगे, जो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो तुम्हारे स्विच में जाएगा या पावर सप्लाई में जाएगा, वो इस साइड है, लेफ्ट साइड। इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है। अब दो कुंडली हैं, दो, एक कुंडली ये दिख रही है, कुंडली वो दिख रही है, ठीक है। कुंडली दरअसल मैंने ऐसे पढ़ाने की तुम्हें आदत डलवाई है ना, देखो यही तो चीज है, बस ये चीज उठाकर हमने इसमें लपेटा हुआ है, तार है और उसको हमने लपेट दिया है। तो एक इधर से लपेटा, एक उधर से लपेटा हुआ है। तो ये क्या है, आपका पहला वाला साइड है। तो पहले को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक, या इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में लिखोगे, या इंग्लिश, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। प्राथमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों कितने फेरे इसमें लपेटे गए हैं, मैंने जानबूझकर एक चीज याद रखना ट्रांसफार्मर के बारे में, तब तक तुम ऑब्जर्व वगैरह करते रहो, ठीक है। अब उसी को मत देखते रह जाना, ठीक है, आगे भी देखो। जो इसमें कॉइल होती है ना, उसमें जानबूझकर मैंने अलग अलग फेरे दिखाए हैं। एक में दिख रहा है कम दिखाए हैं, और एक में दिख रहा है ज्यादा दिखाए हैं। ये गलती से नहीं दिखाया, ये तुम्हें भी बनाना है तो ये बनाना पड़ेगा, एक साइड कम दिखाना और एक साइड ज्यादा दिखाना। और इसका कोई रूल नहीं है कि तुम उधर ही ज्यादा दिखाओगे, तुम इधर भी ज्यादा दिखा, इधर भी कम दिखा सकते हो, लेकिन शर्त याद रखना, एक साइड कम रहेगा तो दूसरी साइड क्या रहेगा, ज्यादा। दोनों साइड सेम फेरों की संख्या नहीं रहेगी, तब ट्रांसफार्मर का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। सेम रह गया तो जितना आ रहा है उतना ही वो देगा, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट देगा। तो प्राइमरी कॉइल है, इसमें फेरों की संख्या को किस चीज से दिखाते हैं, फेरों की संख्या को नंबर ऑफ टर्न्स को तो एन से दिखाते हैं। और क्योंकि प्राइमरी है तो प्राइमरी के लिए बेस में क्या लिख दिया, P, 1 भी लिख सकते हो, N1 N2 भी लिख सकते हो, बट हम जनरली ट्रांसफार्मर केस में क्या लिखते हैं, NP, ठीक है। वैसे उस वाले कॉइल को क्या बोलेंगे, जो दूसरी साइड है, सेकेंडरी कॉइल,
सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, द्वितीयक कॉइल, इसे किस चीज से दिखाएंगे, एन एस, एन एस, एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी जाती है। अब अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई के कैसा चिन्ह है आपको पता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसा चलता है, ऐसे ऊपर नीचे। तो अगर ये सप्लाई है, ऐसा करंट है, तो तुम देखते ही पहचान लोगे कैसी करंट की सप्लाई है, अल्टरनेटिंग। तो जो ये इनपुट होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जाता है। ठीक है, इतना चिपका मत देना, थोड़ा दूर ही रखना, मैंने बहुत चिपका दिया है, थोड़ा दूर ही रखना ये। और वो आउटपुट है, वो तुम्हारी मशीन में जाएगा। ऐसे सपोज कर लो कि जैसे तुम्हारा चार्जर है, चार्जर के अंदर ये लगा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो है जो बिजली के अंदर जाने वाला है, और वो वाला पोर्शन वो है जो फाइनली तुम्हारा रेक्टिफायर से होते हुए, रेक्टिफायर का जो मदरबोर्ड है उससे होते हुए तुम्हारे फाइनली मोबाइल के वायर पे आएगा, तार पे, फिर वो केबल से टाइप सी के थ्रू तुम्हारे मोबाइल में जाएगा। ये वो वाला पोर्शन है जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा, ये वो पोर्शन है जो इनपुट मिल रहा है पावर सप्लाई से। ठीक है, तो ये पटलित लोह का रोड इसमें यूज होता है। दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। दोनों कॉइलों में फेरों की संख्या सेम नहीं हो सकती है, किसी में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। अब किस में ज़्यादा किस में कम, करते रहो पीछे ट्रांसफर, वो भी देख लेंगे। किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है वो मैं आगे समझाऊंगा जब प्रकार बताऊंगा ट्रांसफार्मर के। ठीक है, चलो ये सब तो बता दिया। अच्छा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गैस कर सकते हो क्या? ट्रांसफार्मर चेक करना है, कैमरा चेक करना है, क्यों प्ले नहीं हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कोई तुमने ऐसा रूल पढ़ा है आज से 1 महीने पहले, ठीक है, 1 महीने पहले पढ़ा है जिसमें कि 2 कुंडली आपस में होती हैं साथ में, बताओ कोई देखो एक चीज तुम्हें याद आ रहा है, जब एक सिंगल कुंडली थी, लगभग हमने 1 महीने पहले जो छुट्टी मैंने दिया था उससे पहले हमने ये पढ़ा था, जब सिंगल कुंडली थी और इसमें गति वगैरह करवाते थे या फिर धारा की वैल्यू चेंज करते थे हम, तो उसके कारण जो इसमें स्वयं धारा बनेगी उसको कौन सा कहते हैं, स्वप्रेरण। लेकिन जब किसी एक कुंडली में ये बैटरी है, धारा परिवर्तन करने के कारण किसी दूसरी कुंडली में अगर फर्क पड़ता है तो इस घटना को क्या बोलते थे, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण के लिए कितनी कुंडली चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, 1 से अधिक चाहिए। जब सिंगल कुंडली होती है तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन पहली कुंडली में धारा परिवर्तन से यदि दूसरी कुंडली में फर्क पड़े, दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये लगभग मैंने 15-20 दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले पढ़ाया था। ठीक है, पीछे के लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ पर भी तो वही चीज है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसकी धारा तो सेम रहती नहीं है, बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली तो उसके नजदीक है, तो दूसरी कुंडली में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा या फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन से इसमें धारा बनेगी या वोल्टेज बनेगा। तो कुल मिला के बात क्या है, जब 2 कुंडलियों की आपस में बात होती है तो वहां पे कौन सा प्रेरण लगता है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत लगता है। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर, सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है ट्रांसफार्मर। किसके, अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हो, इस पर ये काम करता है। तो ये याद रखना। कल मैंने लास्ट टॉपिक डायनेमो पढ़ाया था, ठीक है, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं किया कि मुझे लगता है वो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं। डायनेमो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे। ये याद रखना, एक लाइन के क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पेपर में बने हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तुम्हें एक लाइन का आंसर लिखना है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ट्रांसफार्मर किस उस पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें 2 कुंडली है तो ऑब्वियस सी बात है 2 कुंडली में सिर्फ अन्योन्य प्रेरण वाला हम पढ़ते हैं।
ओके और क्या बताना है तुम्हें? कंस्ट्रक्शन मैंने लगभग बता ही दिया कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज होता है, लेमिनेटेड होता है, पतले पतले यूज होते हैं। लेकिन तुम में से किसी ने ये नहीं पूछा पतले पतले क्यों लेते हैं? एक ही बार में लोहा का पूरा टुकड़ा ही क्यों नहीं लेते हैं? इसमें पतले पतले हम लेते क्यों हैं? देखो इसमें होगा क्या, अगर तुमने लोहा का इतना मोटा वो दे दिया ना एक ही बार में, तो ये अब पता ही है कि वो बिजली कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, वो भी हाई वोल्टेज की बिजली आती है ट्रांसफार्मर में। घर वाले में तो 220 वोल्ट फिक्स कर दिया, लगभग 220 से 240 60, लेकिन यहाँ पे हाई वोल्टेज की बिजली आ रही है। और अगर ये पूरा एक लोहे का टुकड़ा ही रहेगा ना, तो इसकी हीट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। हीट एक कारण है, उसका एक और भी कारण है दूसरा, हीट बढ़ जाएगी। और हीट बढ़ने से क्या होगा, ये पिघल भी सकता है, तारों को पिघला सकता है। और कोई भी मशीन में अगर हीट बढ़ेगा तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी घट जाती है। एफिशिएंसी मतलब इस हिंदी में कहते हैं दक्षता, मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। जितना इनपुट ले रहा है उस हिसाब से वो, उसका काम क्या है, वोल्टेज को कंट्रोल करना, ये अच्छे से वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और बताओ क्यों इसको, अच्छा तेल वाला क्या रीजन था जो तुम सुनते हो कि तेल भरा जाता है? ठीक है, तेल कूलेंट का काम करता है। खुद से बता रहे हो या फिर कहीं से सर्च किया? नहीं, सर्च भी कर सकते हो, ओपन है। तुम्हें नॉलेज की जरूरत है, तुम एआई खोलो या देखो। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बीच बीच में मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं चैट जीपीटी से पूछता हुआ चलता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने खुद कभी किताब में नहीं पढ़ी है। ठीक है, एज एन स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में कुछ आता है कि जो यार ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता क्यों है, मुझे भी उसका आंसर नहीं पता, किताब में भी कहीं नहीं लिखा है। तो करो, एआई का यूज करो, उसमें क्या गलती है? तो अगर पूछा जाए तेल क्यों होता है, तो ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेन अभी ये क्या था, गर्म वाला तुमने क्या बताया था, एक लेमिनेटेड क्यों रखा जाता है, ताकि उसकी हीट क्या रहे, कंट्रोल में रहे थोड़ा। ठीक है, लेकिन उसका मेन रीजन मैं अब समझाता हूँ कि क्यों लेमिनेटेड होता है, क्यों इसमें सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट को कहते हैं नर्म लोह कोर, नर्म मतलब लेमिनेटेड, सॉफ्ट आयरन कोर, क्यों सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है, क्यों इसको पटलित यूज किया जाता है, उसके पीछे का रीजन समझो। अब उसके पीछे का रीजन तुम्हें ये वाला म्यूचुअल इंडक्शन तुम्हें याद करवाना पड़ेगा फिर से। याद आ रहा है, एक कुंडली थी, मैंने बताया था इधर कोई अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स लगा लो या बैटरी लगा लो। ये बैटरी लगा ली, अब बैटरी लगा के एक स्विच लगा दो और इसको ऑन ऑफ करना है हमें। याद आ रहा है? बगल में एक और कुंडली मैंने रख दी, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई, इसमें सिंपल ऐसे ही दूसरे कुंडली में ले लिया। तो याद आ रहा है, मैंने जब बताया था न्यूटन पीरियड में, जब इसमें स्विच ऑन ऑफ बार बार करोगे, ऑन ऑफ करोगे, तो इसमें धारा बहेगी। धारा के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, किसी भी तार में धारा बनती है तो वहां विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तब इसमें से क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र इस बंद कुंडली में से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, बगल में दूसरी कुंडली भी है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बंद किसी भी सरफेस से गुजरता है, एरिया से गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो क्या होगा, धारा परिवर्तन करने से आपका जो फ्लक्स है, जैसे ही आप ऑन करोगे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इनमें से गुजरेगा, और जैसे ही आप ऑफ करोगे, बंद करोगे स्विच को, वैसे ही फ्लक्स गायब हो जाएगा, सारा फ्लक्स वापस आ जाएगा। जैसे ही ऑन करोगे सारा फ्लक्स आगे, जैसे ही ऑफ किया सारा फ्लक्स पीछे। ठीक है, तो ऐसे होगा क्या, तुम्हारा स्विच बार बार ऑन ऑफ करने से फ्लक्स का मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने कल भी पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय पीरियड में, कि फ्लक्स का मान कभी भी अगर चेंज होता है तो वहां पे धारा बनेगी, प्रेरित धारा बनेगी। तो यहाँ पर आपके ऑन ऑफ करने से फ्लक्स का मान चेंज हुआ, बार बार ऑन करने से फ्लक्स अंदर गया। अब इस वाले को, बगल वाले को तो फ्री में मिल रहा है, क्योंकि ये इसके नजदीक रखा है, तो इसका फ्लक्स उसमें एंटर कर गया। तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो धारा बनेगी, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं लगभग 1 महीने पहले। तो बार बार हमने फ्लक्स चेंज किया, तो उस वजह से इसमें एक प्रेरित धारा बनती है। ठीक है, और इसी प्रेरित धारा को हम बाद में क्या बोलते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट की तरह बिहेव करती है। तो यही कॉन्सेप्ट वहां देखो, अब ट्रांसफार्मर में ये प्राथमिक कुंडली थी, ये द्वितीय कुंडली है, वहां N1 N2 करके पढ़ा होगा। तो देखो ये प्राथमिक कुंडली है, और इसमें देखो यहां से करंट मिल रहा है। मैंने कहा था ये वाले जो तार है ये किस में जाएगा, आपका पावर सॉकेट में जाएगा।
ठीक है, आपके स्विच बोर्ड में जाएगा ये प्लग की तरह। तो यहाँ से अगर धारा मिल रही है तो धारा, और आपको कौन सा करंट है ये, अल्टरनेटिंग करंट था। तो अल्टरनेटिंग करंट तो तुमने खुद ही पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कभी सेम रहती ही नहीं है। यहाँ तो स्विच ऑन ऑफ करना पड़ रहा था वैल्यू चेंज करने के लिए, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू तो खुद ही ऑन ऑफ बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, उसको तो ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। एक बार तुम डाल दो सॉकेट में, वो खुद ही वैल्यू देखो कभी बढ़ेगी तो कभी एकदम घट जाएगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी एक जैसी नहीं रहेगी। क्या? हाँ, 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज मिनिमम, अगर वो घरेलू सप्लाई के लिए है, वरना डोमेस्टिक यूज के अलावा कॉमर्शियल यूज करे तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे ही कभी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसका देखो, यहाँ पे अगर धारा गया तो यहाँ से फ्लक्स गुजरेगी, और फ्लक्स का मान बार बार चेंज होगा। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से फ्लक्स ऐसे गुजरेगा, सपोज ऐसे ऐसे, अब मैं गलत मार्कर यूज कर लिया क्योंकि ये फेड हो गया, एकदम दिख ही नहीं रहा है। फ्लक्स यूज करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये फ्लक्स यहाँ से इसमें से गुजरेगा बार बार, ठीक है, फ्लक्स गुजरेगा। अब होगा क्या, अगर इसमें तुमने नॉर्मल लोहे का टुकड़ा लिया होता ना, एकदम हार्ड वाला आयरन लिया होता, ठीक है। अब ये चीज प्रैक्टिकली समझना, ये चीजें हमें लिखनी नहीं है कॉपी में, हर चीज हमें लिखना ही नहीं होता है, कुछ चीजें हमें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, हमने इधर सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, नर्म लोहा क्यों लिया, और पटलित क्यों लिया, लैमिनेटेड क्यों लिया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, खोल दिया तो कोई बात नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए था मुझे, खोल दिया ना। अब देखो, अब ये सेल इसका अलग कर दिया, अब देखो ये क्लियर दिख रहा है। अभी तक ट्रांसफार्मर तुम्हें क्लियर क्यों नहीं दिखता था, उसके ऊपर ये सब लगा रहता था, तो हमें लगता था ये लोहे का टुकड़ा है, जबकि अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। अब देखो एकदम क्लियर डायग्राम तुम्हें मिल गया, देख रहे हो, पटली, दूर से तो लोहा लग रहा है एकदम, लेकिन सामने से देखोगे तो तुम्हें फील करके ही पता चलेगा पतले पतले प्लेट लगे हुए हैं इसके अंदर। और देखो इधर एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल दो हैं। अब यहां से क्या हो रहा है, आप प्राइमरी कॉइल में अगर धारा का मान चेंज करते हो तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब देखो, अगर यहाँ पे हार्ड आयरन यूज होता तब क्या होता, अगर हार्ड आयरन यूज होता ना, तो अगर ये फ्लक्स देखो, अगर ये फ्लक्स यहां से यहां जा रहा है तो यहां से मुड़ नहीं पाता, हो सकता है ये फ्लक्स सीधा सीधा क्या होता, निकल जाता बाहर। यस, हाई स्पीड से जाएगा तो निकलेगा बाहर। अगर वो नॉर्मल लोहा, अगर वो हार्ड एकदम वो होता, आयरन होता, और वो लेमिनेटेड नहीं होता, पूरा एकदम लोहा का टुकड़ा होता इतना बड़ा, ठीक है, तब वो ना फ्लक्स को बेंड नहीं कर पाता। सॉफ्ट आयरन कोड लेने का और लेमिनेटेड लेने का ये फायदा है, ये जो फ्लक्स इसमें बनता है, ये फ्लक्स यहां से जाके इजीली यहां से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, घूम जाता है, फिर यहां से आके यहां पे टर्न हो जाता है, फिर यहां से आके यहां पे टर्न हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके फ्लक्स क्या कर सकता है, आपस में घूम सकता है। नहीं करते तो ये फ्लक्स लीकेज हो जाता, हो सकता है यहां से चलो घूम भी गया तो यहां से फिर बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया। इसको फिजिक्स में कहते हैं लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज ऑफ फ्लक्स हो सकता। क्यों, अगर आप क्या करते हैं, नर्म की जगह नॉर्मल हार्ड, लोहा सुनते ही दिमाग में आता है हार्ड, ठीक है, लेकिन आप हार्ड है, वो भी हार्ड है ट्रांसफार्मर, लेकिन वो उतना हार्ड नहीं है। तो इसको लैमिनेटेड क्यों लिया, लैमिनेटेड और सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, ताकि ये जो फ्लक्स है इजीली बेंड हो जाए, ठीक है, फ्लक्स इजीली उसमें घूम पाए। और पहली कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली में पहुंच रहा है, तो यही तो है अन्योन्य का सिद्धांत। ये तो पढ़ाया था मैंने 1 महीने पहले, पहली कुंडली का फ्लक्स किसमें पहुंचा, दूसरी कुंडली में। और अगर दूसरी कुंडली में फ्लक्स पहुंच रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कुंडली में जो ये धारा है वो बनेगी। अगर 10 वोल्ट आ रहा है तो 10 वोल्ट यहाँ पर 20 वोल्ट जाएगी। नहीं ऐसा, अब 10 का 20 कैसे बनेगा, ज्यादा कब बनेगा, कम कैसे बनेगा, मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले की लाइट से दूसरी चल रहा है ना, कम होगा, दूसरे वाले में बता रहा हूँ। देखो, जो कम से ज्यादा या ज्यादा से कम वाला होता है ना, वो स्टेप डाउन अभी जो पढ़ाऊंगा उस पर डिपेंड करेगा, उस पे, उसके बाद तुम बताना उस पढ़ाने के बाद कि ये बढ़ेगा कि घटेगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, अभी बता दूंगा मैं, सब्र करो 15 मिनट और। तो ये लोहा, नर्म लोहे का क्यों लिया, समझ में आया, नर्म लोहा और लेमिनेटेड क्यों लिया, ताकि फ्लक्स इजीली उसमें क्या कर पाए, मूव कर पाए। अब तुम ये नहीं लिखोगे फ्लक्स मूव कर पाए, एक सिंपल वर्ड उसमें यूज करोगे, इसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सॉफ्ट लेमिनेटेड आयरन कोर इन एनी ट्रांसफार्मर, ठीक है, रेदर देन वी यूज एनी हार्ड एंड सिंगल सीट ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोई सिंगल सीट आयरन क्यों नहीं यूज करते हैं, लेमिनेटेड क्यों यूज करते हैं। तो आप सिंपल सा एक रीजन दोगे क्यों हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए,
लीकेज ऑफ फ्लक्स। मैंने कहा था ना, अगर वो बाहर निकल गया तो उसे फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या करते हैं, लीक कर रहा है। पानी भी कहीं से टपकता है तो हम कहते हैं लीक कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से फ्लक्स लीक करेगा, ठीक है। तो वो लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं और उसे लैमिनेटेड रखते हैं ताकि वो इजीली बेंड हो पाए। समझ गए? हिंदी में से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं जब भी बच्चों को लिखवाता हूँ मैं इंग्लिश में इसको लिखवाता हूँ। जब भी हिंदी में लाइन आएगा इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना लीकेज ऑफ फ्लक्स से बचने के लिए, या फ्लक्स के लीकेज से बचने के लिए हम इधर सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं और लैमिनेटेड हम इसको रखते हैं। ये सब समझ में आया? ये सब लिखने में तुम्हें 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, बस समझाने में बहुत समय लगता है ये। तो मैं कितना कुछ तुम्हें समझा चुका हूँ, बताओ जरा, एक एक करके पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या है अल्टरनेटिंग करंट का काम, इसका सब मिटा रहा हूं मैं। बताओ क्या है ट्रांसफार्मर का काम? सबका जवाब चाहिए मुझे, किसी एक या दो का नहीं, सबका। कोई पूछे क्या ट्रांसफार्मर करता है, बताओ। लो को हाई, हाई को लो, एक सिंगल लाइन में बताओ। वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। धारा भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रेडिशन जो है किताब का जो परंपरा है, वोल्टेज को ही बार बार लेके चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, या फिर बोल लो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जब ज्यादा की जरूरत है तो कम से ज्यादा कर देगा, जब कम की जरूरत है तो ज्यादा से कम कर देगा। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। क्यों करता है अन्योन्य प्रेरण पे? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जब आपकी मिनिमम दो कॉइल आपस में साथ में जुड़ी हो, ठीक है, एकदम नजदीक नजदीक में जुड़ी हो। तो इसका मतलब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। उसके बाद रचना, कैसे बना ट्रांसफार्मर, बताओ जरा। आज ये बात करा, पतले पतले लिखे हैं वहां वर्ड, पतले पतले को क्या बोलोगे? एक ही लाइन में सारा लिखा है, पटलित नर्म लोह रोड, एक ही लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब इसमें जो लोहा यूज होगा वो लेयर के रूप में यूज होगा, लेमिनेटेड, ठीक है। जैसे प्लाई देखा है, प्लाई जब उतरता है, किसी प्लाई की दुकान में गए हो, प्लाई जब रखी रहती है तो एक लेयर के हिसाब से, या नॉर्मली प्लाई भी देखिए, उसमें देखिए लेयर लगे रहते हैं प्लाई में, या हम अमावट वगैरह खाते हैं तो उसमें भी लेयर लगी रहती है, ये वैसा ही है कुछ, ठीक है। तो ये लेमिनेटेड आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने सॉफ्ट आयरन लिया और क्यों लेमिनेटेड लिया? ताकि फ्लक्स बाहर, यस सबसे अच्छा आंसर, फ्लक्स बाहर ना जा सके। उसे फिजिक्स में क्या बोलेंगे? फ्लक्स के लीकेज से बचने के लिए, ठीक है, या लीकेज ऑफ फ्लक्स से बचने के लिए, ताकि वो फ्लक्स इधर से बाहर ना चले जाए, ठीक है। और कुछ, इसमें कितनी कॉइल यूज होती है? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है और सेकेंडरी कॉइल में आप जो मशीन चलाना चाहते हो, हालांकि डायरेक्ट नहीं होगा, देखा ना ट्रांसफार्मर, डायरेक्ट नहीं होगा कि तुमने एक को स्विच बोर्ड में डाला और दूसरे से आओ तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट करके दिखाओ, करना है किसी को ट्राई, आओ तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं होता है, डाल देंगे, मेरा मोबाइल थोड़ी नहीं है। साइंस के नाम पे लोग मर जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, तुम मोबाइल नहीं एक दान कर सकते हो, ठीक है। ये लगे, अगर ये चार्जर में लगेगा तो ये फिर प्लेट में लगेगा, किसके? आपका रेक्टिफायर के प्लेट में जाएगा, उसमें डायोड वगैरह होंगे, सब सिलेबस के लास्ट में जाके पढ़ोगे तो वहां पे फिर ये यूज होगा, आपको जिस भी मशीन को यूज करना है, चार्ज करना है उसके लिए। तो आई थिंक मुझे जितना कुछ बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। तेल बोल रहे थे, तेल का क्या यूज है? तेल का नॉर्मली वही यूज है जो तुम बोल रहे थे, टेम्परेचर क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ओके। तेल गर्म होना भी ज्यादा सही नहीं है। जितना मशीन, तो तुम याद करो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जितना गर्म होगा उसकी एफिशिएंसी घटेगी, मतलब उसका जो क्वालिटी होगा ना वो रिड्यूस होते जाएगा, घटता, डिक्रीज होता जाएगा। ठंडा रहेगा तब यार, बिल्कुल ठंडा भी नहीं रख सकते हैं। ये तुमने सुना नया ट्रांसफार्मर लगाते तो कहते हैं कि कुछ वेट करो 2-3 घंटा, थोड़ा वो गर्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ऐसा भी नहीं कि एकदम मिनिमम ही हो, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए रहता है। चलो, और क्या इसमें था? मैंने सब कुछ बता दिया। इसकी क्रियाविधि आती है मैकेनिज्म,
ये काम कैसे करता है, तो काम मैंने बता दिया। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन से, प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से वो फ्लक्स किस में पहुंचता है, द्वितीय कुंडली में, और प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन करता है तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही प्रेरित धारा हमें दूसरी कुंडली में किस रूप में मिलती है, आपको नॉर्मल करंट के रूप में हम यूज करेंगे उसको, ठीक है। और जो उसमें वो लगा होगा, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर बाद में लगा होगा, इसके बाद रेक्टिफायर जुड़ा रहता है अगर चार्जर के लिए यूज कर रहे हो तो। रेक्टिफायर क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एसी था, यहाँ से भी एसी निकलेगा, ठीक है, बट जितना वोल्टेज उसका था उससे या तो घटा के देगा या बढ़ा के देगा, ये भी एसी निकलेगा। और तुम्हें अगर मोबाइल में यूज करना तो एसी को पहले डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर से। डायग्राम बना लिया तुम लोगों ने, अब आगे का देखते हैं प्रोसेस। 50% काम खत्म है, 50% बचा है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे ऐड करना था, लिखना नहीं है, बस वो समझाने के लिए कि ऑयल वाली जो बात थी ना, ऑयल का एक क्या रीजन बताया था, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वो ठीक है। ऑयल के और भी कुछ एक आध रीजन होता है, वो सिंपल एक रीजन है। तुम बताओ, हम अपने घरों में मशीन जो होती है लोहे की या धातु की जो भी मशीन, उसमें भी तो हम लगाते हैं, चेन में हम स्प्रे लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, या ऑयल लगाते हैं, स्मूथ चले, मूर्छा ना लगे, मूर्छा मतलब जंक ना लगे उस पर, ठीक है, उसे कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो आल्सो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरने का एक रीजन ये भी है, टेम्परेचर कंट्रोल करना तो रीजन है, लेकिन एक और रीजन है, उसको किससे बचाने का, मूर्छा तो नहीं लिखेंगे हिंदी में, उसे जंक कहते हैं, जंक से बचाने के लिए, या फिर उसे कोरोजन से बचाने के लिए। तीसरा, ये आल्सो क्या करता है, अच्छा टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है, जब इसका टेम्परेचर, अब ये है तो लोहा ही ना, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो तेल होता है उसकी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब तेल हीट एब्जॉर्ब करके इसमें ना एक रेडिएटर लगा होता है, वो इस डायग्राम में नहीं मिलेगा, जब एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है रेडिएटर, वो रेडिएटर उस, ये जो गर्म होगा लोहा, उससे वो तेल गर्म होगा और तेल उस गर्मी को लेकर रेडिएटर को ट्रांसफर कर देगा और रेडिएटर फिर उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे काम है, एक तेल जो डाला जाता है बहुत सारा काम। उसके बाद एक और चीज़ है जो तुम बोल रहे थे, मैं सुन रहा था चुपचाप, कि तुम कौन सा तेल बोल रहे थे उसमें, एक ने पेट्रोल बोल दिया था, एक ने क्या बोला था, मैक्सिमम लोग किरासन तेल बोल रहे थे, केरोसिन ऑयल। भाई केरोसिन ऐसे, डीजल, चलो ठीक है, डीजल किसी ने बोला, और कोई आलमंड ऑयल, आंवला तेल, और कोई, ठीक है, सरसों तेल, सफोला ऑयल। अब इसको पता ही नहीं चल रहा टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। उठाओ उसे, कोई सोया हुआ है अभी तक, पहले ही बैठा है पहले सीट पे, इसको याद नहीं आ रहा है किसकी टॉपिक चल रही है। देखो अब सामने सुनो, लिखना हमें कहीं नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए रखना, बाद में जाके मत बोलना कि किरासन तेल भरा, ये तेल भरा, वो तेल भरा। ट्रांसफार्मर का अपना एक स्पेशल ऑयल आता है, उसे ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो नॉर्मली आपका जो होता है ये होता है, क्या कहते हैं, एक होता है मिनरल ऑयल, ठीक है, एक होता है ईस्टर ऑयल। ट्रांसफार्मर में दो टाइप के तेल होते हैं, एक होता है मिनरल ऑयल, मैं दोनों का वो बताता हूँ ये क्यों अलग है सबसे। एक होता है ईस्टर ऑयल। मैक्सिमम जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें मिनरल ऑयल भरा जाता है, ईस्टर ऑयल, बट ट्रांसफार्मर के लिए सबसे बेस्ट होता है ईस्टर ऑयल भरना, क्योंकि ईस्टर ऑयल जो होता है वो ज़्यादा थोड़ा महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बट बेटर वही होता है। अगर ईस्टर ऑयल रखोगे तो ट्रांसफार्मर थोड़ा ज़्यादा टिकेगा, ठीक है। जनरली सस्ता पड़ता है मिनरल ऑयल, तो इसको भरा जाता है। अब इस ऑयल की खासियत क्या है, देखो ट्रांसफार्मर में है तो बिजली, इतना हाई वोल्टेज की बिजली, तो चिंगारी तो आएगी आएगी। ट्रांसफार्मर में देखे कि चिंगारी आती रहती है कभी ना कभी, तो ट्रांसफार्मर में चिंगारी जो है ना, चिंगारी, उस चिंगारी को रोकने के, ट्रांसफार्मर के बाहर चलो आ रहा है तो आ रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर चिंगारी आ रहा है तो उसको रोकने के लिए आप उसमें क्या करते हो, तेल भरते हो। तेल के बहुत फायदे हैं ट्रांसफार्मर में भरने के, बहुत रीजन है जिसकी वजह से तेल भरा जाता है। तो अगर आप मिनरल ऑयल या ईस्टर ऑयल भरते हो, अब तुम सोचो तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर थी, चिंगारी आ रही है, तुम उस पर पेट्रोल डाल रहे हो, बढ़ेगा कि घटेगा? तुम घटाने के लिए पेट्रोल डालोगे उसमें कि किरासन तेल डालोगे? कोई डीजल डालोगे? बे यार ना, कोई नहीं डालोगे। उसमें से कौन सा तेल डालोगे? या तो मिनरल ऑयल या फिर ईस्टर ऑयल। ये मिनरल ऑयल और ईस्टर ऑयल की खासियत क्या है, वो जो चिंगारी उसमें निकलती है ना, चिंगारी, उसको वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। जैसे ही हो जाएगा, चिंगारी निकलेगा, वो तेल उसमें, उस पर अगर पड़ गया, आप कोई उनको बताओ कि कहीं पे आग लगेगा, बिजली से आग लगेगा, तो तुम पानी से बुझाओगे?
कुछ भी करना, फायर ब्रिगेड का फॉर्म कभी मत भरना, ठीक है, वरना ये मारने जाएंगे इन लोग बच्चों को। हाँ, आग लगेगा वो भी उससे, बिजली से, और ये पानी से बुझाएंगे। देखो आगे, तो ये चीजें लिखनी नहीं होती है, ये बस नॉलेज के लिए रखो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो मैंने अलग से एआई से पढ़ा है। देखो आगे कैलकुलेशन जल्दी से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, और हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था इस वाले में, E बराबर -n, याद आ रहा है? बताओ, उस चैप्टर में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर -n d∅ अपॉन dt, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे माइनस, अब वो अलग टॉपिक हो जाएगा, अब उस पर मुझे मत ले जाओ। माइनस मैंने बताया था क्यों गति का विरोध करता है। तो E बराबर -n d∅ अपॉन dt, ये हमने यूज किया था अन्योन्य प्रेरण के लिए। फॉर्मूला मैं कहीं इधर कहीं लिख देता हूँ, E बराबर -n d∅ अपॉन dt। अब ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। मुझे वोल्टेज के लिए निकालना है, तो मैं E की जगह V कर देता हूँ। प्राथमिक के लिए भी निकालना है और द्वितीय के लिए भी निकालना है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए अगर मुझे निकालना है, अब मैं जो यहाँ से लिख रहा हूँ ना, वो तुम्हें कॉपी में लिखना होगा जब मैं बोलूँगा लिखने के लिए। अब इसको अच्छे से करो, ठीक है। अब ये लिखने वाला काम, इसको अब ध्यान से देखना। अभी तक इतना जो लंबा वीडियो गया ना, या फिर लेक्चर जो जा रहा है, ये बस तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जा रहा है, जो तुम बीच बीच में एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, या ठीक है। कैलकुलेशन, तो देखो पहले हम प्राथमिक कुंडली के लिए वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, और फिर द्वितीय कुंडली में वोल्टेज निकालेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, वोल्टेज को किस चीज से दिखाते हैं? V से, और प्राइमरी कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल को बेस में P से, ठीक है। ये वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल हो गया। अब फॉर्मूला क्या होगा? Vp बराबर, यही चीज है, बस E की जगह हमने P लगा दिया, आप चाहो तो V भी लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है? -n, n मतलब फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। अब प्राथमिक कुंडली की बात है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? Np। और बगल में क्या हो गया? d∅ अपॉन dt। वैसे ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। वैसे दूसरी कौन सी कुंडली है? द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज, अब तुम गैस कर सकते हो मैं क्या लिखूंगा? Vs बराबर -ns d∅ अपॉन dt। अब इसमें जितने भी कैलकुलेशन आएंगे ना चैप्टर में, सब में अनुपात में आएगा, मतलब बटे में डालना होगा। तो एक को इक्वेशन 1 डाल दो, एक को इक्वेशन 2 डाल दो, नहीं भी डालोगे तो डायरेक्ट लिख दो। तो आप अगर इसको रेशियो में डालते हो, Vs अपॉन Vp करते हो, तो क्या हो जाएगा? इसलिए Vs अपॉन Vp। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना इस वाले चैप्टर में, बहुत आसान, इस वाले टॉपिक में बहुत आसान, मतलब बच्चा भी कर लेगा, ऐसा कैलकुलेशन है। Vs अपॉन Vp है, तो Vs की वैल्यू कितनी है? -ns d∅ अपॉन dt। np Vp की वैल्यू कितनी है? -np d∅ अपॉन dt। कुछ कटा? माइनस से माइनस गया, d∅ अपॉन dt से d∅ अपॉन dt गया, तो बचा क्या? Vs अपॉन Vp बराबर ns अपॉन np। तो एक रिलेशन हमें मिल गया वोल्टेज और फेरों की संख्या के बीच में। अब हमें एक और रिलेशन चाहिए धारा के साथ, वोल्टेज और धारा के बीच कैसा रिलेशन है। तो उसके लिए हम शक्ति का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमने एक आध दिन पहले ही पढ़ा था, शक्ति P बराबर कितना होता है? यस, P बराबर VI। शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे करंट का उसका करंट की वो भी मिल जाएगा, रिलेशन भी मिल जाएगा वोल्टेज या फेरों की संख्या के साथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यदि, पहले मान लेते हैं, यदि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली का, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली का पावर लॉस,
या शक्ति 6 का कुंडली का शक्ति 6 शून्य है तो, बहुत लंबा चला गया, कुंडली का शक्ति 6 शून्य, ये शून्य क्यों बोल रहा हूं मैं, 6 शून्य है तो देखो मैं रीजन बता रहा हूँ इसको शून्य में क्यों मान रहा हूँ। अगर आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इस साइड की शक्ति को उस साइड की शक्ति के बराबर करना पड़ेगा, इधर के पावर को, इनपुट के पावर को आउटपुट के पावर के बराबर करना पड़ेगा, तब हमें इनको पहले 0 मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर से उधर जाने में कोई भी पावर का लॉस नहीं हुआ है, मान लिया कि हमने बेस्ट क्वालिटी का ट्रांसफार्मर बनाया है, कुछ भी उसमें लॉस नहीं हो रहा है। तो देखो जितना पावर इनपुट में था, इनपुट में कौन है, प्राइमरी, पीपी मतलब पी फॉर पावर, पी मतलब प्राइमरी, उतने ही पावर किस में है अभी भी, सेकेंडरी में भी है। मतलब इधर अगर 100 वाट का पावर है तो उधर भी 100 वाट का ही मिला है, बीच में खर्च नहीं हुआ है। तो P का फॉर्मूला क्या था, P बराबर वी आई होता है, तो वी आई हो गया, वी आई, तो V कौन सा, ये प्राइमरी के लिए यूज हो रहा है ना, तो वोल्टेज भी प्राइमरी के लिए होगा, धारा भी प्राइमरी के लिए होगा। वैसे P बराबर ये PS है, तो P बराबर वी आई होता है, तो वी आई, तो ये भी सेकेंडरी के लिए होगा, धारा भी सेकेंडरी के लिए होगा, तो ये VP IP बराबर VS IS। अब तुम्हें रिलेशन रेशियो चाहिए VS अपन VP का, तो VS अपन VP कैसा आएगा, VS ये है, VP गुणा में है, इधर लाओगे डिवाइड में आ जाएगा, तो VS अपन VP हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो यहां पर हो जाएगा आपका अगर मैं इधर लाता हूं VS अपन VP, खुद सोचो, VP को इधर लेके गया, गुणा में था तो भाग में गया, यहां पर क्या है IS गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो नीचे आएगा भाग में। तो रिलेशन ध्यान से देखो, VS अपन VP का रिलेशन मिल गया, IP अपन IS, और एक इधर VS अपन VP का रिलेशन मिला NS अपन NP। अब मैं जो लिखूंगा वो फॉर्मूला याद रखना, वही फाइनल फॉर्मूला है इसका। इसमें जितने सवाल मैं करवाऊंगा आने वाले 2-3 दिनों में, सब इसी फॉर्मूले से करवाऊंगा जो उसके बाद लिख पाऊंगा मैं। इसको मान लो ये इक्वेशन 1 है, कैलकुलेशन इसका बहुत हलवा है, बच्चों वाला कैलकुलेशन है बहुत। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में अगर मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, या हिंदी में इंग्लिश में लिखना है तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, VS अपॉन VP बराबर VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP, और इक्वेशन 2 क्या है, VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। तो ये तो VS अपॉन VP पहले से लिखा है, इसके बराबर क्या होगा, IS अपॉन IP अपॉन IS, IP अपॉन IS। ये फाइनल फॉर्मूला है, इसी को फॉर्मूले को कहते हैं किसी किसी बुक में ट्रांसफार्मर रेशियो। इस फॉर्मूले को किसी किसी बुक में किस चीज से दिखाते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। मतलब स्मॉल r का मतलब क्या है, इसको बोला जाता है, देखो हिंदी में देखो कितना खतरनाक वर्ड है, परिणमन अनुपात, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो। मैं तुम्हें इस टॉपिक में उतना कुछ बताने वाला हूं ना, या बता भी दिया है, जो तुम्हें किताब में भी नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा इतना डिटेल जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने इतने सारे उसमें कॉन्सेप्ट बताया, ये सब तो कैलकुलेशन तो मिल जाएगा। तो याद रखना, इसके अनुपात को ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। याद ये रखना है तुम्हें, देखो फॉर्मूला कुछ ऐसे दिक्कत वाला नहीं है, वोल्टेज और नंबर ऑफ फेरों की संख्या वाला तो सेम है, SSPP। बस तुम्हें याद ये रखना है, वोल्टेज और करंट का उल्टा चलता है। वोल्टेज में VS ऊपर है तो यहाँ पे कौन ऊपर है, IP। वोल्टेज में VP ऊपर है तो यहाँ पे कौन नीचे है, IS। उल्टा है। तो वोल्टेज अगर तुम्हें रैंडमली भी बोल दिया जाए ना कि VP अगर मैंने दे दिया VP अपन VS की वैल्यू निकालो और करंट बता करो कितना है, तो करंट लिख दो I। याद रखना, ये P है तो ये क्या होगा, S, और ये S होगा तो ये P। तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के लिए मिलेगा। और फेरों की संख्या लेके याद रखो कि फेरों की संख्या डायरेक्ट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब जितना
एस है तो ये भी एस होगा, ये पी है तो ये भी पी होगा। कैलकुलेशन बस इतना है, कैलकुलेशन में ज़्यादा इसमें दम है नहीं। इसको परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर रेशियो लिखता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहता है, ठीक है। अब इसको लिख लो, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे आऊँगा। लेंथी टॉपिक है, पहले ही बोला था, ठीक है। ये लिखने के बाद लिख देना, ये लिखने के बाद लिख देना इसे परिणमन अनुपात। हिंदी यार ऐसी हिंदी होती है कि कोई बच्चा बचपन से भी पढ़े ना तब भी उसका मतलब ना बताओ। अनुपात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बुक ट्रांसफार्मर लिखता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। इसको यहां से नोट करो। कैलकुलेशन देखो, हमारा जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, अब इसको मिटाई दो ट्रांसफार्मर को। इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे आई थिंक मैंने सारे पूरे कर दिए। एक चीज है जो और बता देता हूं मैं, ठीक है, एक और चीज उसमें बता देता हूं। इसमें मैंने कहा था ना वो फ्लक्स की लीकेज, तो तुम्हें फ्लक्स की लीकेज की जगह एक और वर्ड मिलेगा, भंवर धारा को रोकने के लिए। तो जब फ्लक्स ज्यादा बनता है ना तो उसी से भंवर धारा बनती है, चीजें गर्म होती हैं। तो आल्सो इसको पटलित बनाने का रीजन ये भी है, फ्लक्स की लीकेज के साथ साथ भंवर धारा को रोकने के लिए। हालांकि दोनों एक ही बात हो गई। इसको मैं हटा देता हूं लिखने वाला काम। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे आओ। हालांकि मैं कब से बताते ही आ रहा हूं, कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। पहले स्टेप अप पढ़ लेते हैं। स्टेप अप, इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में तो तुम्हें याद करने में दिक्कत है, ऊंचाई। उच्च का मतलब भी है बढ़ाना। तो इसे कौन सा ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यस। इसको हिंदी में भी वही कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऊंचाई को? स्टेप अप। और ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, नाम से ही पता चला है, अप मतलब बढ़ा देना, ऊपर कर देना, ठीक है। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा? तुम्हें ट्रांसफार्मर में क्या करना है, बस फेरों की संख्या में तुम्हें चेंज कर देना। तो याद रखना, अगर तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तब तुम्हें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या किस चीज से दिखाएंगे? NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तुम्हें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, किसकी तुलना में? प्राथमिक कुंडली की तुलना में। प्राथमिक कुंडली क्या होती है? अब मैं सिंपल एक डायग्राम से शो कर रहा हूं। देखो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, रफ क्या, अच्छा ही बनाया। यह है प्राथमिक कुंडली। फिर कुंडली में ट्रांसफार्मर को प्रतीक कैसा होता है? ये एक प्राथमिक कुंडली बनाया तुमने, NS NP। फिर ये पटलित लोह करोड़ को ऐसे दिखा दिया तुमने। देखना ये ट्रांसफार्मर का प्रतीक है। अगर तुम्हें शॉर्टकट में ट्रांसफार्मर बनाना है किसी चीज को समझाने के लिए तो ऐसे बनाओगे, प्राथमिक कुंडली, ये पटलित लोह करोड़। तो हम समझो ट्रांसफार्मर को तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। रख दिया मैंने ट्रांसफार्मर, कहाँ है? तो ट्रांसफार्मर को अगर तुम ऊपर से देख रहे हो ना, ये तो सामने से, अभी तक हमने जो डायग्राम बनाया था वो सामने से देखा था। अगर ऊपर से देखोगे ट्रांसफार्मर को, खुद सोचो, अगर तुम ट्रांसफार्मर ऊपर से देखते हो तो तुम्हें एक कॉइल दिखेगा, प्राथमिक, द्वितीयक, और बीच में ये पटलित लोह करोड़ दिखेंगे इस वाले एंगल से। तो उसी एंगल से हम इसका शॉर्टकट में डायग्राम बना देते हैं। ये प्राथमिक कॉइल है, ये द्वितीयक कॉइल है। अब हम बनाना है तो बार बार तो बना नहीं सकते। तो याद रखना, अगर आपको स्टेप अप करना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ा दो। पहले में कितनी है? 1 2 3 4। दूसरे में आप क्या कर दो? बढ़ाते जाओ। जितना बढ़ाओगे उतना इसकी फेरों की संख्या, उतना वोल्टेज क्या हो जाएगा? एक और चीज याद रखना जो सारी बुकों में नहीं मिलेगा तुम्हें, अपनी नॉलेज के लिए याद रखो। जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम है, याद रखना वहां पे मोटे तार यूज होते हैं। है ये तांबे के तार, लेकिन इनकी जो मोटाई होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। और जिसमें ज्यादा फेरों की संख्या यूज होती है उसमें तार कैसी यूज होगी? पतली यूज होगी। याद रखना एक चीज, क्योंकि अगर यहाँ मोटा तार यूज करने लगे तो ये बहुत ज्यादा चला जाएगा दूर तक, ठीक है। आपको कम एरिया में ही उसको रखना है।
तो जिसमें कम फेरे उसमें तार की मोटाई ज़्यादा होती है, इतना कि एक फिक्स एरिया में वो कवर हो जाए, इतनी फिक्स एरिया में भर जाए पूरी तरह से। एक फिक्स तुम्हें स्पेस दे दिया है, तो उस फिक्स स्पेस में अब तुम्हें फेरों की संख्या बढ़ानी है, तो तुम्हें तार को क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा ना, पतला तार लेना पड़ेगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम फेरे ले पाओ। ठीक है, ऐसे समझो कि दूसरे पहले वाले को हम नहीं छेड़ते हैं, दूसरे वाले को पतला कर दिया तो उसकी अपेक्षा पहला वाला ऑटोमेटिक ही मोटा हो जाएगा, कहने के लिए। अब इतना वो मत जाओ, तुम सिंपल समझो कि अगर तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफर मतलब वोल्टेज को बढ़ाना है, इनपुट आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये मैंने एक सिंपल लाइन में NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है प्राइमरी कॉइल के कंपेरिजन में। अब इसमें जो लिखना है वो मैंने बता ही दिया है, और एक्चुअल नोट्स तुम्हें व्हाट्सएप कर ही दूंगा मैं, ये ध्यान में रखना है बस। अब एक स्टेप अप है तो दूसरा क्या होगा, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन बताने की जरूरत नहीं है, इसका ठीक उल्टा होगा। यस, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो नंबर 2 ऊंचाई, इसको अपचाई कहते हैं शायद हिंदी में, अपचाई। मुझे इसीलिए हिंदी से ज्यादा कुछ इतना लगाव है नहीं इस चक्कर में। अपचाई से तुम सोचते ही रह जाओगे क्या मतलब है। स्टेप डाउन नाम सुनते ही दिमाग में आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेप, और क्या कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, वोल्टेज की वैल्यू गिरा दे रहे हो, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे करोगे, अब तुम्हें आइडिया लग गया है। क्या करना है, पहले प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या अधिक थी, अब इसमें क्या करोगे, सॉरी, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक थी, इसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक हो जाएगी और द्वितीयक में कम। डायग्राम पर चल गया। प्राइमरी वाला जो बनाऊंगा उसमें फेरों की, मैं उलट दूंगा इस डायग्राम को। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, प्राइमरी वालों में फेरों की संख्या मैं अधिक बना दूंगा, मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ। ये फिर ये बीच में पटलित लोह रोड, ये बीच में पटलित लोह रोड, और प्राइमरी में ज़्यादा तो दूसरे में क्या होना चाहिए, कम। हालांकि वो तुम्हें पता है कि वो मोटा तार हम यूज़ करेंगे। चलो एक और बना, ठीक है। अब जो भी है देख लेना, इसका उल्टा कर दिया हमने। तो ये कौन सा है, प्राइमरी कॉइल, ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। समझ गए स्टेप अप कैसे बनाना है, कितना सिंपल होगा, धारा वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। एक लास्ट टॉपिक देख लो, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अरे सिंपल देखो, पहली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो अपचाई हुआ, अगर दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो ऊंचाई है। सबने हो सकता है अलग अलग बनाया हो। एक छोटा सा टॉपिक देख लो, हालांकि इस पे क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कभी आता है, फिर भी पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ो। क्या एक छोटा सा टॉपिक है, क्या बनाओ, देखो कैमरे में तो जगह है, दिख रहा है कैमरे में। एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, एकदम छोटा सा, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। हर चीज की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी मतलब कोई इंसान 2 रोटी खा के कितना परफॉर्मेंस देता है। ये वैसे ही जैसे पेट्रोल होता है गाड़ी का, स्प्लेंडर 1 लीटर पेट्रोल पे 60-70 की भी माइलेज दे देता है। वही अपाची या बुलेट लिया, अपाची आपकी 35 की माइलेज देगा, बुलेट 38 की माइलेज देगा, 37 या 38 की देता है रॉयल एनफील्ड। ठीक है, तो वो हो गया दक्षता, कौन कितने में कितना ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का प्रतीक क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी बुक में एफिशिएंसी मतलब कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में पढ़ो तो उसको ऐसे दिखाते हैं। क्या है इसको, इस चिन्ह को पढ़ो, क्या है, एन की तरह है, नहीं नाई क्यों बोलेंगे, नाई तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, निर्गत ऊर्जा बटे निवेशी ऊर्जा। निर्गत, अब इंग्लिश में टफ लगेगा तुम्हें, हिंदी में बताया तो निर्गत मतलब होता है आउटपुट, जो एनर्जी बाहर निकल रही है। मैं लिख देता हूं, आउटपुट एनर्जी, एनर्जी
अपॉन इनपुट एनर्जी, इनपुट मतलब कितना आपने अंदर दिया था उसको, सप्लाई कितना दिया था आपने। ये एनर्जी की जगह ये वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, ये करंट के लिए भी हो सकता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, या आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज भी हो सकता है। और क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज के हिसाब से निकालता है, तो परसेंटेज के लिए आपको पता है सब कुछ करने के बाद 100 का गुणा करना जरूरी होता है। ये चीन का नाम बोल रहा था, इस चीन को पढ़ते हैं किसी बुक में ईटा पढ़ते हैं, किसी में नीटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये एन जैसा जो दिख रहा है, किसी में नीटा पढ़ोगे, किसी में ईटा पढ़ोगे। तुम जनरली फिजिक्स की लैंग्वेज में समझो, जब भी ये चिन्ह आए तो समझ जाना ये किसको शो कर रहा है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता को शो कर रहा है, ठीक है। अब आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए, उतने अच्छे से कवर किया ताकि वो तुम्हें एक किताब में भी नहीं मिलेगा, ठीक है।